आज वाले क्लास में देखना है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। जैसा कि देखो तुमको यहाँ नाम के साथ ही क्या दिख रहा है कि डेफर्ड है, लेकिन उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इसका जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं किसकी तरह होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होगा, लेकिन एक्चुअल में ये रेवेन्यू नहीं है। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो हम उसको देखें। पहले से शॉर्ट समराइज तरीके में समझ लो। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका बेनिफिट कितना मिलता है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। यानी कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, जिसका एडवांटेज आपको शॉर्ट टर्म मिलता है, रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है ना, मेंटेनेंस पे लगता है, तो हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलने लगता है, जिसके वजह से आपका कैपिटल भी इंक्रीज नहीं करता, असेट भी इंक्रीज नहीं करता। आप उसको असेट्स भी नहीं बोल सकते। मतलब ना तुम अपनी भाषा में कह सकते हो कि ना ही ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है और ना ही ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, जिसमें दोनों का लक्षण दिखे। यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका नेचर कैपिटल की तरह हो, लेकिन कैपिटल का नेचर जब हम देखने जाएंगे तो कैपिटल में क्या होना चाहिए, असेट भी होना चाहिए, लेकिन वो असेट्स भी ट्रीट नहीं होता है। मतलब ना वो रेवेन्यू रहा और ना ही हम उसको कैपिटल भी कह पाएंगे। तो उसमें बीच का जो तुमको ऑप्शन दिख रहा है, हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे देखो डेफर्ड रेवेन्यू किसको बोलता है। देखो अगर जैसे शुरुआत करोगे, कहता था बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड इन द ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमको मिलता है एक साल से कम के लिए, जिसको हम बड़ी इजीली क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। कब, एक साल के अंदर अंदर हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये रेवेन्यू कहलाएगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू तो नहीं है, ये रेवेन्यू हो गया। कहता है आपसे विच सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड but there are some revenue expenditure whose benefit extend over a number of year। कहता कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो है तो वो छोटा मोटा खर्च, लेकिन उसका बेनिफिट हमको किसकी तरह मिलता है, कैपिटल की तरह। मतलब नंबर ऑफ ईयर, मतलब उसका बेनिफिट हमको कब मिलता है, एक साल से ज्यादा के लिए मिलना शुरू होता है। मतलब है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट हमको कब मिलता है, वो कैपिटल की तरह मिलना शुरू हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म मिलना शुरू होता है। कहता है इस तरह के एक्सपेंसेस को हम, है ना, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह के एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफर कहां करेंगे, तो जब आपको बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा तो यूजुअली आप उसको ट्रांसफर कहां करते हो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। आप अभी तक क्लास 11 से लेकर अभी तक आप कई बार देखे होंगे बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट के असेट साइड में यहां देखिएगा लिखता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कभी आप सोचिए कि बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट्स में लिखता है एडवर्टाइजमेंट और साथ साथ लिख देता है एक्सपेंसेस। अरे भाई जब एक्सपेंसेस है तो पीएल अकाउंट में लिखो ना। तो एक तो तुम कह भी रहे हो कि एक्सपेंसेस है, अब पीएल अकाउंट में नहीं लिख करके एक्सपेंसेस को कहां लिख रहे हो, बैलेंस शीट में लिख रहे हो। इसका मतलब है कि इस एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं कर रहे हो, इस एक्सपेंसेस को आप ट्रीट क्या कर रहे हो, असेट्स ट्रीट कर रहे हो। तो आखिर एक्सपेंसेस को असेट्स क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये एक्सपेंसेस नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बस आपको याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको कहते हैं, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिलता है, वो मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको पीएल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का तो है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म मिलने लगता है। तो ऐसे में हम, वो रेवेन्यू तो है लेकिन रेवेन्यू का नेचर नहीं रखता, नेचर खत्म हो जाता है। नेचर उसका किसकी तरह दिखेगा, कैपिटल की तरह दिखने लगेगा। यानी खर्चा रेवेन्यू है लेकिन उसका नेचर किसकी तरह है, कैपिटल की तरह है, लेकिन प्योर कैपिटल भी नहीं है। तो ऐसे में हम उसको ट्रीट क्या करेंगे, तो ऐसे में हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये एज्यूम कर लेते हैं।
कि हम आपको क्या बोले कि मान लीजिए कि हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किए। जनरली अगर हम एडवर्टाइजमेंट बोलते थे तो एडवर्टाइजमेंट क्या है मेरे लिए, एक्सपेंडिचर है। आप देखे होंगे क्लास 11 के ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में हम लोग हमेशा लिखते थे एडवर्टाइजमेंट, डेबिट साइड पीएल अकाउंट में। अगर आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उसको ट्रीट कर रहे हो कि हम उतना ही खर्च किए कि अगली साल हम फिर करेंगे। लेकिन हम क्या बोले कि अगर उसी एडवर्टाइजमेंट को अगर आप हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, पहली बार नया कंपनी शुरू किए, बजट से ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर दिए, अब आप बताइए ये रेवेन्यू के नेचर का है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो हम पीएल अकाउंट में लिखते थे, लेकिन इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने लगा, लॉन्ग टर्म तक मिलने लगा, क्योंकि आपने हैवी एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ये क्या ट्रीट होगा, ये असेट्स की तरह ट्रीट होगा। लेकिन क्या उसको बेचकर आप कुछ रिकवर कर सकते हो? तो ऐसे में वो असेट्स भी नहीं है, मतलब ना वो रेवेन्यू रहा और बेच के कुछ हम रिकवर भी नहीं कर सकते, तो वो असेट्स भी ट्रीट नहीं हो रहा। तो आखिर ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या ट्रीट करेंगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू, यानी डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब हमको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि देखो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब कि एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा खर्च कर दिए उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलने लगा। लेकिन जब हम सोचे कि शायद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो भाई उसका असेट्स भी तो होना चाहिए ना, उसका रिकवरी भी तो होना चाहिए। लेकिन हम देखें कि यार हम उसको बेच के कुछ रिकवर भी नहीं कर सकते, मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो रेवेन्यू रहा और ना ही वो कैपिटल बना, दोनों के बीच में जाके फंस गया। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डेफर्ड रेवेन्यू का कुछ एग्जांपल आपको यहां दिख रहा होगा। सबसे पहले बोला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलोगे ना, बिल्कुल नहीं, कंपनी को बनाने के पहले हम क्या है ना। कंपनी को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके इनकॉर्पोरेशन पे जो खर्च होता है, उसके रजिस्ट्रेशन पर जो खर्च होता है, उसको क्या बोलोगे एक शब्द में आप, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। गुडविल इंक्रीज करने में जो पैसा खर्च किए उसको बोलोगे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, कंपनी के प्रमोटर का पेमेंट हो, कंपनी का गुडविल इंक्रीज करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको एक शब्द में बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम कंपनी नहीं चलाएंगे तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन का पैसा वापस आ जाएगा, जो गुडविल क्रिएट करने के लिए पैसा दिया था वो वापस हो जाएगा, कुछ होगा रिटर्न? तो आप देखोगे कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो ना कैपिटल नेचर का है क्योंकि कुछ रिटर्न हो नहीं रहा, और रेवेन्यू नेचर का है नहीं क्योंकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। तो ऐसे में फंस गए आप कि जहां आप धर्म संकट में फंस जाओ कि यार ये रेवेन्यू भी नहीं लग रहा, कैपिटल भी नहीं लग रहा, जहां ना रेवेन्यू लगे ना कैपिटल लगे, तो ऐसी स्थिति में वो बीच का रास्ता तय करेगा डेफर्ड रेवेन्यू। जैसे देखो ब्रोकरेज दिए ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू और डिबेंचर इशू करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस शेयर या डिबेंचर को इशू करने के लिए ब्रोकरेज दिया है, तो ब्रोकरेज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये एक्सपेंसेस होता है कि एसेट्स होता है? पीएल अकाउंट में लिखते थे हम, हमेशा याद रखें कि ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट हो, ये सब हम कहां लिखते हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन ये ब्रोकरेज, ये डिस्काउंट, ये कमीशन आपने क्यों दिया? इसलिए कि शेयर्स मेरा बिक जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। तो शेयर और डिबेंचर को इशू करके जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो इसका बेनिफिट कितना मिलेगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? क्या शेयर और डिबेंचर कभी शॉर्ट टर्म के लिए बिकता है? तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। इसका मतलब कि शेयर और डिबेंचर को बेचने के लिए जो ब्रोकरेज आपने दिया, इसका भी बेनिफिट किसकी तरह मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा। यानी शेयर को बेचे लॉन्ग टर्म बेनिफिट, डिबेंचर इशू किए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और इनको इशू करने के लिए ही हमने ब्रोकरेज दिया। इसका मतलब इसका बेनिफिट भी कैसा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म मिल रहा है। लेकिन ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, कमीशन, ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू नेचर होता है। यानी आपको क्या दिख रहा है कि बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस कौन सा है, रेवेन्यू है। इसका मतलब बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो लेकिन एक्सपेंसेस कौन सा हो, रेवेन्यू हो। तो मतलब क्या बन जाएगा, ये वाला डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखो डिस्काउंट हम किए, हालांकि शेयर को अब डिस्काउंट में इशू तो नहीं किया सकता, लेकिन डिबेंचर को तो इशू किया सकता ना।
तो अगर हम डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जनरली हम डिस्काउंट को कहां लिखते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं ना। लेकिन यहां डिस्काउंट हम किसके लिए दे रहे हैं, डिबेंचर को इशू करने के लिए। तो आप सोचिए, डिबेंचर अगर हम इशू किए 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू कर दिए, तो 10 रुपए का हम क्या दिए, डिस्काउंट। इस 90 रुपया को कितने दिन तक यूटिलाइज करोगे, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। तो 90 रुपया का यूटिलाइजेशन लॉन्ग टर्म हुआ। इसका मतलब कि ये डिस्काउंट भी हमने किसे दिया था, इसको रिकवर करने के लिए। तो डिस्काउंट का नेचर भी किसकी तरह दिखने लगा आपको, लॉन्ग टर्म तक दिखने लगा। लेकिन डिस्काउंट एक्चुअल में कौन सा एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू, हर बार का खर्च है, रोज का खर्चा है ये। तो एक्चुअल में ये डिस्काउंट मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम इसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन चूंकि इसका बेनिफिट इसके साथ जुड़ गया और हमको बेनिफिट इसका लॉन्ग टर्म मिलने लगा, इसलिए वो अब ना कैपिटल रहा ना रेवेन्यू रहा, तो बन गया क्या, ये डेफर्ड रेवेन्यू। इसी तरह से हैवी एडवर्टाइजमेंट देखिए लिखा हुआ है, अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होगा तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमने उसी एडवर्टाइजमेंट ऊपर खर्च कितना किया, बहुत ज्यादा कर दिया, लेवल से ज्यादा, तो उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। बैलेंस शीट में अभी बाबू हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मान लीजिए हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हैवी खर्च कर दिए, मान लीजिए कंपनी बंद हो गई, तो रिकवर कर लो, कुछ होगा तो नहीं हो सकता। इट में भी बंद हो गया, रिकवरी कुछ होगा, इसका ऑक्शन हो सकता है, नीलामी हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर या इस तरह का खर्चा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू। बाकी आपके मन में जितना सवाल हो रहा है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो सारा प्रॉब्लम यही सॉल्व करें, तो न्यूमेरिकल में फिर क्या करेंगे, उस समय सीखेंगे ना जो भी प्रॉब्लम आता रहेगा। एडवर्टाइजमेंट और हेवी एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू और कैपिटल में कितना डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। जब आप, अरे तरीका, कंपनी जब शुरू कीजिएगा तो कैसा एडवर्टाइजमेंट करते हो, थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं, तो पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कौन कंपनी आया। कोई भी कंपनी शुरू कीजिए, एक नमक आया था दांडी नमक कुछ साल पहले, आप कहीं भी उठा के देख लो, कुछ साल पहले, अभी कुछ दिनों पहले इमामी का डबल बुल सीमेंट आया था। कहीं दीवार पे देखिएगा वहीं पेंटिंग किया, वह न्यूज़पेपर पलटोगे वहीं देगा, मैगजीन देखोगे वहीं देगा, टीवी खोलोगे वहीं देगा, हर जगह तुमको वही दिखेगा, डबल बुल सीमेंट। तो बहुत हैवी खर्च कर रहा था, तो क्या अभी भी उतना खर्च कर रहा है क्या, क्यों नहीं कर रहा अब, क्योंकि अब जो है, अब वो ट्रेड कैसे कर रहा है, अपने आप को रेवेन्यू ट्रेड कर रहा है। उस समय अपने आप के लिए क्या कर रहा था, एफर्ट लगा रहा था ज्यादा, तो उस समय वो क्या ट्रेड कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे एसेट्स ट्रेड कर रहा होगा। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट क्या है। तो देखिए, रिसीप्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, हम इसको भी दो ग्रुप में बांटेंगे। तो रिसीप्ट हमारे लिए कौन सा हो गया, कैपिटल रिसीव, और सेकंड वन आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू रिसीव। यहां पे भी सेम कंसेप्ट लगा देना। कैपिटल रिसीव मतलब पैसा मिल तो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैसे, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक मिल रहा है, लंबे समय तक मिल रहा है, तब तो होगा ही नहीं कैपिटल रिसीव, है ना, तब तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड हो जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म असेट को बेचकर अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। और इनकम का वो सोर्स जो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, बार बार होने वाला है, तो उसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है ना। यानी मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ट्रक आपके पास था, तो जब आप इसको खरीद रहे थे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, तो जब आप इन प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे थे उस टाइम पे ये आपके लिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसी को आप बेच के पैसा रिकवर कर लिए तो एक्सपेंडिचर के बदले इनकम हो गया। तो कौन सा इनकम हो जाएगा अभी, कैपिटल रिसीप्ट हो गया या कैपिटल इनकम हो गया। और बार बार होने वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो बार बार होने वाला इनकम आपके लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ज्ञान ले लो इस पे, देखो क्या लिखा पड़ा है। खैर आपसे कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट may be defined as the receipt
which arise out of some casual or non-recurring transactions. Casual का मतलब क्या हो रहा है? कोई वन टाइम इनकम, कोई एक बार मिलने वाला इनकम, या फिर आपसे कह रहा है कि वो नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन से होना चाहिए। नहीं, ऐसा ट्रांजैक्शन जो कभी कभार हो, दोबारा रिपीट होगा कि नहीं इसका कोई चांस नहीं। हमको इस जगह से अगर पैसा मिल रहा है तो हम कहेंगे उसको कि हमारे लिए वो कैपिटल रिसीव है। जनरली हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम किसी असेट्स को सेल करते हैं तो उससे होने वाला जो इनकम है उसी को हम कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। इन जनरल हमेशा यही होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो, बोल रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर। बिजनेस में उसके ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा आया, कितनी बार आएगा? एक बार। इन केस अगर जरूरत पड़ा तो वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा, वो भी दोनों, उसके लिए क्या हो गया? कैपिटल। इसके बाद बैंक लोन से हमने फंड रेज किया, बैंक लोन ले लिया हमने, तो बैंक से लोन लोगे, रोज तो नहीं ले सकते, लेकिन इनकम तो है, भले लायबिलिटी बढ़ जाए, इनकम तो है। इसके बाद पैसा हमने रिसीव किया किसी कंपनी से, कैसे? तो शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके। इसी तरह से कोई प्री मैच्योर टर्मिनेशन है किसी अग्रीमेंट का, उसके कंपनसेशन से, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब? कंपनसेशन ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ एन, है ना, अग्रीमेंट, और एजेंसीज भी हो सकता है यहां पे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप मेरे एजेंट हो, हम कंपनी है, तो आपको हम एजेंसी दिए थे। अब मेरा और आपके बीच कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हुआ होगा। अब अग्रीमेंट आप तोड़ रहे हो, हम नहीं, तो आप अगर अग्रीमेंट तोड़ रहे हो तो कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको। तो कंपनसेशन मेरे लिए कितनी बार मिलेगा? एक बार। हाँ, ये हो सकता है कि कोई और एजेंट उस अग्रीमेंट को तोड़ ले तो फिर से ले ले, लेकिन इस बात का श्योरिटी तो नहीं ना है कि अगली बार रोज रिपीट होता रहेगा। तो दो पार्टी के बीच अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और दूसरी पार्टी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से जो कंपनसेशन हम रिसीव कर रहे हैं वो भी आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसीव की तरह काम करेगा। इसी तरह से आप और भी LIC पॉलिसीज वगैरह है, उसकी मेच्योरिटी से जो पैसा आपको मिला है, LIC का मतलब यहाँ LIC ही नहीं है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब आप कंप्लीट कर लेते हो टाइम, तो टर्म कंप्लीट करने के बाद जो पैसा मिलता है तो आप उसको मेच्योरिटी बोल सकते हो। लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज रिसीव्स। लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज मतलब होता है वसीयत। आपको पिताजी, अपने सीनियर, अपने जो ओनर होंगे प्रॉपर्टी से, उनके वसीयत के रूप में अगर आपको कुछ मिल जाए, तो इन चीज़ों को हम लोग नाम क्या देते हैं? कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये सब मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अब देखो, कुल मिलाकर अब हम लास्ट टॉपिक पर हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हो? देखिए, साफ साफ कह रहा है, जानते तो हो, समझ तो गए होंगे सब ऑलमोस्ट। बोल रहा है आपसे, रेवेन्यू रिसिप्ट मे बी डिफाइंड एज द रिसीप्ट विच अराइज फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। पहले ये देखना कि हमारा बिजनेस क्या है, क्योंकि हर किसी के बिजनेस का इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं हो सकता, है ना। मेरा कैपिटल इनकम आपके लिए रेवेन्यू हो सकता है, आपका रेवेन्यू किसी के लिए कैपिटल हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो ट्यूशन फीस मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू इनकम है। अगर किसी का सब्जी का दुकान है तो सब्जी बेचना ही उसके लिए क्या है? रेवेन्यू इनकम है। समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हो तो उसके लिए क्या है? वही रेवेन्यू का आइटम है। समझ रहे हो बात? अब किसी का टीवी फ्रिज का दुकान है और टीवी फ्रिज बेच दिया तो उसके लिए कैपिटल रिसीप्ट थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे टीवी फ्रिज खरीद लिया और उसके बाद आप अगर बेच दे रहे हो तो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो कैपिटल रिसीप्ट बन जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि फर्क सिर्फ यहाँ क्या है? असेट्स और गुड्स का फर्क है। अगर टीवी फ्रिज AC कूलर का दुकान ही है तो उसके लिए तो स्टॉक है, तो उसके लिए तो वो रोज का बिजनेस है। इसका मतलब अगर वो उसको सेल कर रहा है तो वो उसके लिए कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप खरीद लिए, अब आप बेच दिए तो तुम्हारे लिए वो क्या बन जाएगा?
कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो हमको पहले डिपेंड करेगा, तो हमको क्वेश्चन देख करके पहले ये देख लेना है कि मेरा बिजनेस का एक्टिविटी कैसा, हम क्या करते क्या है। अगर आप मोटरसाइकिल खरीद लिए और उसको बेच दिए, तो आपने खरीदा और उसके बाद बेच दिया, तो आपके लिए कौन सा रिसीव है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो कैपिटल गुड्स है जिसको आप सेल कर रहे हो। लेकिन इसी मोटरसाइकिल को उस शोरूम वाले ने जब आपको बेचा, तो आपके लिए वो कौन सा है? तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ये तो रोज का काम है उसके लिए। तो हम जब भी यहां पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, देखिए इसलिए लिखा बहुत अच्छे से कि रेवेन्यू रिसिप्ट मे बी डिफाइंड एज द रिसिप्ट विच अराइज आउट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। पहले ये देखना है कि आपके बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, आपके बिजनेस का रोज का काम क्या है, पहले वो देख लो। और आपके बिजनेस के लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जिसके लिए आप इनकम ऑफ सोर्स यूज करते हो, वही आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड है, कंपनसेशन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक परचेज सेल किए, उससे जो भी पैसा आपको मिला या कंपनसेशन मिला, वो आपके लिए यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट है। बुरा कंपनसेशन हुआ है लॉस या नहीं तो प्रॉफिट के रूप में, या फिर कह रहा है गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हो तो, या फिर इनकम हो रहा है कैसे, वेस्टिंग असेट्स लाइक, है ना, माइंस वगैरह, इससे हो रहा है। तो इस तरह से चीजों को हम लोग कहते हैं। अब देखो इसका अकाउंट, हाँ बोलिए, देखो क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स किसको बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट्स को, जो धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम वो यूटिलाइज होते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, खत्म होता चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं, है ना। जैसे माइंस, जैसे जैसे आप यूज करोगे, सपोज कीजिए माइंस किसका है, मालिक कौन है माइंस का? कोई भी माइंस हम बोल सकते हैं, कोल माइंस हो सकता है और कोई भी माइंस, किसी भी माइंस का मालिक कौन होता है? ओनर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर आपको लीज पे दे दिया कि आप वहां से कोयले का खदान है, कोयला निकालो और बेचो, तो गवर्नमेंट के लिए कौन सा रेवेन्यू ट्रेड करोगे? कैपिटल होगा। क्या है उसके लिए? पूरा पूरा खदान, कोयले का खदान सरकार का, सरकार ने आपको लीज पे दे दिया, आप कॉन्ट्रैक्टर और ठेका ले लिए कि कोयला से खोद खोद के निकाल के बेचेंगे, बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है ना। तो बदले में रॉयल्टी मिले, रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या होता है कि जितना आउटपुट करोगे, जितना प्रोडक्शन करोगे, उस पर सरकार एक रेट रख देगा, प्रोडक्शन इंटू रेट इज इक्वल टू रॉयल्टी, क्योंकि वहां रेंट नहीं मिल सकता। अगर सरकार ने एक कोयले का खदान किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर क्या बोलते हैं रेंट पे दे दिया, तो रेंट तो फिक्स हो जाएगा। अब वो 1 साल के अंदर पूरा कोयला खोद के खाली कर देगा वहां से, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा फायदा और सरकार को क्या लग जाएगा? लॉस। इसलिए वहां रेंट सिस्टम नहीं चलता, वहां कौन सा सिस्टम चलता है? रॉयल्टी चलता है। रॉयल्टी में क्या होगा कि एक रेट रहेगा, एक फिक्स रेट रख दिया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 1000 जो भी होगा, एक रेट रख दिया, भाई तुम जितना खोद के निकालोगे उस पर हमको एक रॉयल्टी चाहिए। अब इसमें ना सरकार को नुकसान है और ना कॉन्ट्रैक्टर को कोई लॉस लगना है। प्रोड्यूस करोगे तो पैसा लगेगा, नहीं प्रोड्यूस करोगे नहीं लगेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा, कम करोगे कम लगेगा, ना तुम्हारा नुकसान ना सरकार का नुकसान। तो सरकार के लिए अगर ये माइंस है और उस माइंस से आप अगर इनकम अर्न कर रहे हो, तो सरकार के लिए माइंस से इनकम कौन सा इनकम होगा? रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि उसके लिए वो रेगुलर नेचर का इनकम है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग कहां कहां ट्रीट करते हैं, समझ में आ गया। अब एक शॉर्ट समरी यहां पे पहले हम लोगों को तैयार करना होगा कि हम कौन सा आइटम कहां रिकॉर्ड करते हैं। देखो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर हम 2 ग्रुप में बांटे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद इनकम या रिसीप्ट की बात करें, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट पढ़े थे। अब अगर आप एक्सपेंडिचर को लिखोगे, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर क्या है ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको रिकॉर्ड कहां करना होगा हम लोगों को? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पैसा खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन इस खर्च के बदले में मेरा कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। तो कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको कंफर्म है कि बैलेंस शीट में लिखना होगा। और बैलेंस शीट में कौन सी साइड लिखोगे? यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या होता है?
असेट्स को मेरा इंक्रीज कर देता है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड लिखोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां ट्रीट करते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, या कुछ खर्चों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में पोस्ट कर सकते हैं, यानी ये हमेशा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में। इसी तरह से ये इनकम अगर बात करोगे तो कैपिटल रिसीप्ट कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो आपको लाइबिलिटी बढ़ा देगा। देखो कैपिटल रिसीव मतलब पैसा आपसे मिला मुझे, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस फिक्स हो गया कि हम क्यों ले रहे हैं पैसा, तो कैपिटल रिसीप्ट कहां लिखोगे? लाइबिलिटी साइड। और ये रेवेन्यू रिसीप्ट कहां लिखोगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की कौन सी साइड? तो क्रेडिट साइड आप लिखो, क्योंकि आपका वो रोज रोज का रिकरिंग इनकम है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इसका ट्रीटमेंट हम समझ सकते हैं कि मेरे बैलेंस शीट में या कहीं और भी ये किस तरह से दिखता है। तो ओवरऑल यही हम लोग का ट्रीटमेंट है।